हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 41। आज का हमारा आर्टिकल है व्हाट इज नेट जीरो। एक नई टर्म सीखने को मिल रही है। एंड व्हाट आर इंडियाज ऑब्जेक्शंस। नेट जीरो क्या होता है और भारत के क्या ऑब्जेक्शंस है, क्या आपत्ति है और क्या विरोध है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, एसए का एक टॉपिक भी बन के आ सकता है। शुरू करते हैं। जॉन कैरी, द यूएस प्रेसिडेंट्स स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट। जॉन कैरी जो कि यूएस प्रेसिडेंट के विशेष एनवॉय हैं, एनवॉय रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, नुमाइंदों को बोलते हैं, जो किसी को रिप्रेजेंट करे। तो जॉन कैरी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूएस प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस मुद्दे पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लाइमेट पे, जलवायु। इज करेंटली ऑन अ 3 डे विजिट। तो ये जो है जॉन कैरी जो है ये इस समय 3 दिन की जो है दौरे पे हैं, विजिट पे हैं भारत में। ट्राइंग टू रीकिंडल अ क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप, और वो प्रयास कर रहे हैं इस समय रीकिंडल करने का। रीकिंडल का मतलब पुनः से प्रज्वलित करने का, दोबारा से शुरू करने का। क्या? अ क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप, एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित पार्टनरशिप दैट हैड बीन ऑल बट पुट ऑन होल्ड। एक नया स्ट्रक्चर है, दैट हैड बीन ऑल बट पुट ऑन होल्ड। को ऑल बट को यहाँ पर पढ़ो, वेरी नियरली, ऑलमोस्ट। जिसको ऑलमोस्ट पुट ऑन होल्ड कर दिया गया था, जिसको लगभग होल्ड पे ला दिया गया था, रोक दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ड्यूरिंग द 4 years ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और कब ये डिसकंटिन्यू हो गया था, कब पॉज हो गया था? कि जो 4 वर्ष का डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन चला उस दौरान। तो यहाँ पर जो है जॉन कैरी जो है यूएस प्रेसिडेंट के एनवॉय बन के आए हैं, जलवायु पे बात करने आए हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं। द इमीडिएट पर्पस, जो मुख्य पर्पस है, इमीडिएट पर्पस का मतलब जो मेन पर्पस है ऑफ द विजिट, इस दौरे का, इज टू एक्सचेंज नोट्स। वो है कि नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। नोट्स एक्सचेंज का मतलब दोनों देश इस समय क्या चाह रहे हैं, वो एक्सचेंज हो जाए। अहेड ऑफ द वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट। अहेड का मतलब बिफोर, किससे पहले? जो वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट होने वाली, समिट का मतलब मीटिंग है यहाँ पर। वर्चुअल का मतलब कि वास्तविक तौर पे फिजिकली लीडर्स एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जैसे आजकल जूम मीटिंग होती है, गूगल मीट होता है, उस तरीके से मिलेंगे। कन्वीन्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ऑन अप्रैल 22-23। और किस समिट में मिलेंगे? जो कि कन्वीन की गई है, जो कि अरेंज की गई है यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा अप्रैल 22-23 को। वेयर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द इन्वाइटीज। जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्वाइटीज में से एक है। इन्वाइटी कौन होता है? जिसको आमंत्रित किया गया है। तो आमंत्रित किए गए लोगों में से प्रधानमंत्री वहां नरेंद्र मोदी भी एक है। दिस इज बिडेन्स फर्स्ट बिग इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन क्लाइमेट चेंज। ये जो है यूएस प्रेसिडेंट बिडेन की जो है पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का तो इन्वॉल्वमेंट, हस्तक्षेप, इसमें जलवायु परिवर्तन में। एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, वुड बी कीन, वो बहुत इच्छुक होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे। क्या करने के लिए? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या? कि एक सब्सटेंशिव आउटकम निकले इसमें से। सब्सटेंशिव का मतलब यहाँ पर क्या है? कि एक रियल, प्रैक्टिकल, कागजी ना हो वो बात, वास्तविक क्या निकले इसमें से, कोई आउटकम निकले, नतीजा निकले। इन इट्स बिड टू रिक्लेम द ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप, अपने प्रयास में, बिड यहाँ पर प्रयास है, रिक्लेम करना मतलब कोई चीज़ वापस पा लेना है। तो अपने प्रयास में, किस चीज़ के प्रयास में? वापस पा लेने के प्रयास में। इसको द ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप, लीडरशिप को वापस पा लेने में। हमेशा जो है ना यूएस जो है लीडरशिप रोल में रहा है जलवायु परिवर्तन को लेके। कोई नया मान लीजिए एग्रीमेंट कराना है, संधि करानी है, समिट करानी, तो उसमें हमेशा जो है अमेरिका जो है एक तरीके से लीडरशिप रोल में रहा है। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब बीच में आए थे तो ये रोल अमेरिका ने खो दिया था, तो उसको वापस पाने के लिए द यूएस इज वाइडली एक्सपेक्टेड, यूएस से जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्या? टू कमिट इटसेल्फ टू, कि वो जो अपने आप को कमिट करेगा, समर्पित करेगा, डिवोट करेगा, प्रॉमिस करेगा, वादा करेगा किस चीज का? अ नेट जीरो एमिशन टारगेट फॉर 2050 एट द समिट, कि वर्ष 2050 तक नेट जीरो एमिशन होंगे। और ये वो इस समिट में जो है कमिट कर देगा। अभी ना नेट जीरो को ये नहीं समझना आपने कि नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि जितने भी जैसे यूएस जैसे देश हैं ये कोई किसी प्रकार का प्रदूषण करेंगे ही नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज का फैलाव करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अभी नेट जीरो पे आगे जाके पढ़ेंगे, इसी में आएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें। नेट जीरो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। सेवरल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूके एंड फ्रांस, बहुत से अदर देश, बहुत से दूसरे देश, जिसमें कि यूके, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शामिल हैं,
हैव ऑलरेडी इनेक्टेड लॉज, उन्होंने पहले ही अमल में लिए हैं, लागू कर दिए हैं कानून, प्रॉमिसिंग टू अचीव, ये वादा करते हुए कि वो हासिल करेंगे नेट जीरो एमिशन सिनेरियो। अभी नेट जीरो क्या है वो आगे पढ़ना है आगे जाके, बस अभी ये समझो कि यूके और फ्रांस ने तो पहले ही कानून अमल में ले आए कि वो भी नेट जीरो एमिशन जो है हासिल करेंगे बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी के मध्य तक वो जो है ये हासिल कर लेंगे नेट जीरो एमिशन। द यूरोपियन यूनियन इज वर्किंग अ सिमिलर यूरोप वाइड लॉ, यूरोपियन यूनियन भी काम कर रही है इसी प्रकार के एक यूरोप वाइड लॉ पे, यूरोप वाइड लॉ का मतलब जो पूरे यूरोप पे लागू होगा। वाइल मैनी अदर कंट्रीज, जबकि बहुत से अदर देश इंक्लूडिंग कनाडा, साउथ कोरिया, जापान एंड जर्मनी हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटेंशन, तो इन देशों ने भी अपनी जो है इंटेंशन, अपनी नीयत जाहिर की है टू कमिट देमसेल्व्स टू अ नेट जीरो फ्यूचर, की ये भी जो है नेट जीरो से संबंधित इंटरेस्टेड है नेट जीरो में, और ये अपने आप को कमिट करेंगे, ये भी जो है उस समझौते का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये वो देश है। इवन चाइना इज प्रॉमिस टू गो नेट जीरो बाय 2060, और तो और चाइना ने भी वादा करा है कि वो भी नेट जीरो अमल में ले आएंगे वर्ष 2060 तक। अब बार बार लग रहा होगा ना नेट जीरो क्या है, नेट जीरो क्या है, आगे बस आने वाला है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट एमिटर, भारत जो विश्व का तीसरा बड़ा एमिटर है, एमिटर का मतलब जो फैला रहा है, क्या फैला रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस फैला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड फैला रहा है, तीसरे नंबर पे आता है भारत आफ्टर यूएस एंड चाइना, इज द ओनली मेजर प्लेयर होल्डिंग आउट, तो भारत ही सिर्फ एक बड़ा प्लेयर है जो इस समय विरोध कर रहा है नेट जीरो का। हाँ आपने सही सुना है, भारत नेट जीरो का विरोध कर रहा है, सिर्फ भारत ही ऐसा ही देश। अब क्या है, क्यों कर रहा है, देखते हैं आगे, अभी होल्ड आउट पे बात करेंगे, एंड में आऊंगा दोबारा से। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरीज विजिट, कैरी के विजिट्स के उद्देश्यों में से एक क्या है, इज टू एक्सप्लोर वेदर, ये एक्सप्लोर करना कि वेदर न्यू दिल्ली कैन बी नज्ड टू ड्रॉप इट्स हार्ड ऑपोजिशन, क्या नई दिल्ली को, नई दिल्ली मतलब क्या भारत सरकार को पुश करा जा सकता है, नज करने का मतलब ये होता है कोनी से जैसे हम पुश करते हैं ना किसी को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, टू ड्रॉप इट्स हार्ड ऑपोजिशन, कि क्या वो जो ये जो कड़ा विरोध है इसको ड्रॉप कर सकता है या नहीं, एंड ओपन अप टू द पॉसिबिलिटी, और क्या भारत की ये संभावना हो सकती है कि ऑफ प्लेजिंग इटसेल्फ टू द 2015 नेट जीरो, क्योंकि भारत भी प्लेज करे, भारत भी प्रॉमिस करे, भारत भी हिस्सा बने इसका 2050 के नेट जीरो गोल का। तो बेसिकली कैरी जो आए हैं ना यहाँ पर, वो ये तो लेने आए हैं कि क्या भारत का मन बदला जा सकता है, और वो भी क्या नेट जीरो का हिस्सा बन सकता है, जो कि अभी भारत बनने को तैयार नहीं है। अब पढ़ते हैं नेट जीरो क्या है, व्हाट इज द नेट जीरो गोल। नेट जीरो विच इज ऑल्सो रेफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो, अब नेट जीरो बोल रहे हैं लेकिन इसको किस नाम से रेफर कराया था, कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम से भी रेफर करा जाता है। अब कार्बन न्यूट्रलिटी स्टूडेंट्स कोई नया टर्म नहीं है, बहुत पहले से चलन में आ रहा है। डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशंस टू जीरो, इसका ये मतलब नहीं है कोई देश जो है अपना एमिशंस, एमिशंस यानी जो वो प्रदूषण फैला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये चीज फैला रहा है, ये जीरो कर देगा, इसका मतलब ये नहीं है, नेट जीरो का मतलब ये नहीं है, रादर बल्कि नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशंस आर कंपेंसेटेड, नेट जीरो वो अवस्था है जिसमें कि देश के जो एमिशंस हैं, देश का ये जो फैलाव है प्रदूषण का, ये कंपेंसेट किया जाता है, इसकी भरपाई की जाती है अब्जॉर्प्शन से, एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और वो भरपाई कैसे की जाती है, पर्यावरण में से ग्रीन हाउस गैसेस को अब्जॉर्ब करके, सोख के, पर्यावरण में से ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म करके। तो बेसिकली अभी तक तो क्या होता था देखो, अभी तक ये बात होती थी कि जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं उनको ये बोला जाता था प्रदूषण कम करो, अब थोड़ा सा अप्रोच बदल रही है, अब ये बोला जा रहा है प्रदूषण करो, लेकिन ये प्रदूषण के माध्यम से जो आप फैला रहे हो गैसेस, इनको ऑब्जॉर्ब करने का जो है आप कोई तरीका बनाओ, उसी को लेकर नेट जीरो गोल की बात हो रही है। अब्जॉर्प्शन ऑफ द एमिशंस कैन बी इंक्रीज्ड, जो अब्जॉर्ब करना है इस एमिशंस का, ये जो फैलाव है इसको अब्जॉर्प्शन जो है कैन बी इंक्रीज्ड, उसको बढ़ाया जा सकता है बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स, निर्माण करके और ज़्यादा कार्बन सिंक्स का, कार्बन सिंक्स जैसे कि जंगल, जंगल वो जगह है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड खप जाएगी, पेड़ जो है सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेंगे, वाइल रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जबकि पर्यावरण में से गैसेस को हटाना रिक्वायर करता है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज।
तो बेसिकली दो ही तरीके हैं भाई, अगर आप ये जो एमिशंस को हटाना चाहते हो पर्यावरण से। पहला प्राकृतिक तरीका है, खूब पेड़ लगाओ, खूब जंगल बढ़ाओ, जो कि प्राकृतिक सिंक है, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जॉर्ब कर लेंगे कार्बन को। या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि महंगा भी होता है बहुत, और जो है उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए। दो ही तरीके हैं। दिस वे, इस तरीके से, इट इज़ इवन पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू हैव नेगेटिव एमिशंस। तो इस तरीके से ये भी संभव है देश के लिए कि उसके नेगेटिव एमिशंस हो, नेगेटिव फैलाव हो, इफ द अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल एक्सीड द एक्चुअल एमिशंस। अगर जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है उस कार्बन का, हटाया जा रहा है जो कार्बन, वो ज़्यादा है किससे? वास्तविक फैलाव से। अ गुड एग्जाम्पल इज भूटान। भूटान पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि भूटान में जो प्रदूषण फैलाया जाता है, जो कार्बन एमिट करा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिट की जाती है, उससे कहीं ज़्यादा भूटान के जंगल जो है कार्बन सोख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन भूटान के तो जो है नेगेटिव एमिशन। A good example is Bhutan, which is often described as a carbon negative because it absorbs more than it emits। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। A very active campaign has been going on। एक बहुत ही एक्टिव, सक्रिय कैंपेन जो है चलता रहा है for the last 2 years, पिछले 2 वर्षों से, to get every country to sign on the net zero goal for 2050 की हर देश से साइन कराया जाए सन 2050 के नेट जीरो गोल पे। ये पिछले 2 साल से चल रहा है। इट इज बीइंग आर्ग्यूड, ऐसा आर्ग्यू किया जा रहा है, दैट ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050 इज द ओनली वे टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट ऑफ कीपिंग द प्लैनेट्स टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्रीज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। तो ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये जो ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी का जो सन 2050 तक का लक्ष्य है, ये एकमात्र तरीका है अचीव करने का पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट का। और पेरिस एग्रीमेंट का क्या टारगेट था? ऑफ कीपिंग द प्लैनेट्स टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्रीज, कि हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए जब हम उसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल युग से पहले के टेम्परेचर से। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये जो है एक प्रावधान था कि जो विश्व का टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। और अब ये बोला जा रहा है कि ये तभी हो सकता है कि जब सारे देश जो हैं जो नेट जीरो एग्रीमेंट में साइन करें और 2050 तक नेट न्यूट्रलिटी कार्बन न्यूट्रलिटी जो है अमल में लाए। करंट पॉलिसीज एंड एक्शंस बीइंग टेकन to reduce emissions would not even be able to prevent a 3 to 4 degree rise by the turn of the century। जो करंट पॉलिसीज हैं, इस समय जो पॉलिसी चल रही है और एक्शन लिए जा रहे हैं, बीइंग टेकन मतलब लिए जा रहे हैं, पैसिव एक्सप्रेशन, रिड्यूस करने के लिए एमिशंस को, फैलाव को, वुड नॉट इवन बी एबल, वो तो भैया अभी जो है प्रिवेंट भी नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे? 3 से 4 डिग्री राइज भी वो प्रिवेंट, कहाँ 2 डिग्री की बात हो रही है, जो अभी एक्शन ले जा रहे हैं वो तो 3 से 4 डिग्री राइज भी नहीं रोक सकते इस सदी के अंत तक। द गोल ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी इज ओनली द लेटेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ अ डिस्कशन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स ऑन हैविंग अ लॉन्ग टर्म गोल। ये जो गोल है ना कार्बन न्यूट्रलिटी का, ये एक लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन का मतलब सूत्रीकरण, एक लेटेस्ट रूप है किस चीज का? ऑफ अ डिस्कशन, उस डिस्कशन का जो कि चलता आ रहा है दशकों से, इस चीज को लेके कि एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। तो बहुत दशकों से ये बात हो रही है कि ना एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। और उसी को फॉर्मुलेट करके अब जो नाम दे दिया गया है कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो का नाम दे दिया। लॉन्ग टर्म टारगेट्स इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द कंट्रीज। लंबे टारगेट जो हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रों के पॉलिसीज और उसके एक्शंस में दो चीजें नजर आए। एक तो प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब किसी चीज का होना जब तय हो, और कंटिन्यूटी। शॉर्ट टारगेट जो होता है ना, तो उसमें एक तो होना तय नहीं है चीज का, ऊपर से वो चलता भी नहीं जाता। लॉन्ग टर्म टारगेट जब होता है तो एक तो वो चलता भी लंबे समय तक है और उसके होने की संभावना भी ज्यादा होती है। बट देयर हैज नेवर बीन अ कंसेंसस, परंतु कभी भी जो है कंसेंसस यानी आम राय नहीं रही है इस चीज को लेके कि ये लॉन्ग टर्म गोल होना क्या चाहिए। बात तो होती रही कि एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, लेकिन आम राय कभी नहीं रही। अर्लियर, पहले, द डिस्कशन यूज टू बी ऑन एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। जैसे मैंने आपको भी बताया भी था, पहले चर्चा जो होती थी ना, यूज टू बी, वो क्या हुआ करती थी कि एमिशन रिडक्शन टारगेट होने चाहिए। जो फैलाव देश कर रहे हैं
इसको कम करने का टारगेट होना चाहिए देशों का फॉर 2050 और 2070, सन 2050 तक, सन 2070 तक। फॉर रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज किसके लिए होना चाहिए रिडक्शन टारगेट? अमीर और विकसित देशों के लिए होना चाहिए। हुज अनरेगुलेटेड एमिशन, जिनके अनियंत्रित जो ये फैलाव रहे हैं पिछले कितने दशकों से, आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, जिस और जो कि मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल रहे हैं इसके लिए, फॉर ग्लोबल वार्मिंग के लिए एंड कंसिक्वेंट क्लाइमेट चेंज के लिए, और उसके परिणाम स्वरूप जो क्लाइमेट चेंज आया है, जलवायु परिवर्तन आया है। तो अभी तक जो चर्चा रहती थी वो क्या रहती थी कि भाई ये जितने भी विकसित देश है इनको बोलो कि आप अपना जो है रिसाव जो फैलाव जो है उसको कम करो। अभी तक ये रहता था, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। द नेट जीरो फॉर्मुलेशन डज नॉट असाइन एनी एमिशन रिडक्शन टारगेट। जो ये जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है ना, पहली बात तो ये कहता ही नहीं कि आप अपने एमिशन को रिडक्शन करो, कोई टारगेट देता ही नहीं है किसी भी देश को। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, अगर हम पेरिस एग्रीमेंट तक की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट में तो यही तो हो रहा था कि सारे देशों को एक टारगेट दिया जा रहा था कि आपने अपने फैलाव को इतना कम करना है, आपके यहाँ जो पॉल्यूशन है उसको इतना कम करना है, यही तो हो रहा था। थ्योरेटिकली अ कंट्री कैन बिकम कार्बन न्यूट्रल एट इट्स करंट लेवल ऑफ एमिशंस। थ्योरेटिकली कोई भी देश जो है कार्बन न्यूट्रल बन सकता है, भले ही उसके अभी भी कितने भी उसका जो अभी एमिशन का कोई भी स्तर हो, फैलाव का भी कोई भी स्तर हो, और इवन बाय इंक्रीजिंग एमिशन, और अब फैलाव बढ़ाकर भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड, ज़्यादा मीथेन छोड़ के भी वो कार्बन न्यूट्रल हो सकता है इफ़ इट इज़ एबल टू अब्जॉर्ब और रिमूव मोर। अगर वो जितनी कार्बन छोड़ रहा है पर्यावरण में उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब करने का जो कोई प्रावधान कर दे तो वो क्या हो सकता है, थ्योरेटिकली कार्बन न्यूट्रल हो सकता है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, अगर डेवलप्ड वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव, डेवलप्ड वर्ल्ड के नज़रिए से देखें, इट इज़ अ बिग रिलीफ, एक बड़ी जो है रिलीफ की बात है। बिकॉज क्योंकि नाउ द बर्डन इज शेयर्ड बाय एवरीवन, क्योंकि अब ये बोझ जो है ना पर्यावरण का ये सबके द्वारा साझा किया जा रहा है, एंड डज नॉट फॉल ऑन एनी वन ऑफ देम, और किसी एक देश पे। यानी नेट जीरो का जो ये बात हो रही है कि किसी एक देश को नहीं बोल रहा कि आप अपना फैलाव इतना कम करो, आप पोल्यूशन कम करो। अब वो सबको ही बोल रहा है कि सब सारे देश मिलके जो है ना नेट जीरो टारगेट, सारे देश ये करो कि ऑब्जॉर्प्शन रेट जो कार्बन का है उसको क्या करो, कम करो। इंडियाज ऑब्जेक्शन, अब भारत की क्या आपत्ति है, भारत का क्या विरोध है वो देखते हैं। इंडिया इज द ओनली वन अपोजिंग दिस टारगेट, भारत जो है एकमात्र देश है जो इसको अपोज कर रहा है। बिकॉज इट इज लाइकली टू बी द मोस्ट इम्पैक्टेड बाय इट, क्योंकि भारत पे ही इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया इज पोजीशन इज यूनिक, भारत की जो यूनिक पोजीशन है इस पे क्या है वो देखते हैं। ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 डेकेड्स, अगले 2 से 3 दशकों में इंडियाज एमिशंस, जो भारत के एमिशंस है, भारत के यहाँ भारत का जो इंडस्ट्रियल एमिशन होगा, आर लाइकली टू ग्रो एट द फास्टेस्ट पेस इन द वर्ल्ड, वो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ेगा। एज इट प्रेसेस फॉर हायर ग्रोथ, क्योंकि भारत जो जोर देगा किस पे, ज़्यादा ग्रोथ पे। अब ज़्यादा ग्रोथ होगा तो फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट भी ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगी, पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा कार्बन एमिट होगा। और क्यों होगा ज़्यादा ये? टू पुल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर खींचने के लिए। अब ऐसा समझो ना, जो विकसित देश हैं वो विकसित हो गए भाई, वो ये फेज पार करके चले गए। वहाँ पर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री जितनी मैक्सिमम हो सकती थी ना वो हो गया एक तरीके से। भारत तो लेकिन अभी उस फेज में है ना जहाँ पर वो विकसित हो रहा है। तो भारत में तो अब क्या होगा, एमिशंस बढ़ेंगे। भारत का यही विरोध है कि भाई आपका जब टाइम था तो ना तो आपने एमिशंस कम करे, ना आपने पॉल्यूशन कम करा। अब हम पे क्या कर रहे हो, आप थोप रहे हो कि हम कम करें। नो अमाउंट ऑफ एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन वुड बी एबल टू कंपेंसेट फॉर द इंक्रीज्ड एमिशंस। कितने भी एफॉरेस्टेशन कर लो, कितने भी पेड़ लगा लो, लेकिन भरपाई नहीं हो पाएगी जो ये एमिशंस भारत में होने वाले हैं अगले 30-40 साल में। मोस्ट ऑफ द कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज राइट नाउ आर नीदर अनरिलायबल और वेरी एक्सपेंसिव। जितनी भी कार्बन रिमूवल तकनीकें हैं आजकल, वो या तो अनरिलायबल है यानी विश्वास के योग्य नहीं है, निर्भर नहीं किया जा सकता उन पर, या वो बहुत महंगी है। तो ये बात की थी ना, दो ही तरीके, या तो जंगल लगाओ या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करो। बट ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज प्रैक्टिस, लेकिन अगर सिद्धांतों के हिसाब से देखें या प्रैक्टिस के हिसाब से देखें, इंडियाज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इजी टू। भारत का जो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो आपत्ति है, विरोध है, इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो सही बात है ना, तो विकसित देशों ने तो क्या कर लिया, उन्होंने वो तो विकसित हो गए, उन्होंने तो धड़ल्ले से इंडस्ट्रियाँ लगाई, सब कुछ करा, खूब पॉल्यूशन करा।
अब वो हमको कह रहे हैं कि आप मत करो, आप विकसित मत हो, आप इंडस्ट्रियाँ मत लगाओ, आप पॉल्यूशन मत करो। द नेट जीरो गोल डज नॉट फिगर इन द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। अब ये जो नेट जीरो गोल है ना, ये पेरिस एग्रीमेंट में तो है ही नहीं। डज नॉट फिगर का मतलब वहाँ पर तो दिखता ही नहीं है 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है। द न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर टू फाइट क्लाइमेट चेंज, जो कि एक नया जो है ग्लोबल आर्किटेक्चर है, ग्लोबल सिस्टम है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। तो जो अभी तक नेट जीरो से पहले जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट जिसके हिसाब से जलवायु परिवर्तन को लेके जो समझौते होते हैं, टारगेट सेट करे जाते हैं, तो उसमें तो नेट जीरो की कोई बात ही नहीं हो रखी है। द पेरिस एग्रीमेंट ओनली रिक्वायर्स एवरी सिग्नेटरी टू टेक द बेस्ट क्लाइमेट एक्शन इट कैन। जो पेरिस एग्रीमेंट है वो क्या रिक्वायर करता है, वो क्या कहता है कि हर सिग्नेटरी, सिग्नेटरी मतलब जो कि समझौते का हिस्सा है, वो क्या करे, बेस्ट क्लाइमेट एक्शन ले ले जो वो ले सकता है, यानी अपनी तरफ से बेस्ट करे। ये पेरिस एग्रीमेंट चाहता है। कंट्रीज नीड टू सेट 5 और 10 ईयर क्लाइमेट टारगेट्स। आवश्यकता है कि देश सेट करें 5 से 10 वर्षीय क्लाइमेट टारगेट अपने लिए, एंड डेमोन्स्ट्रेबली शो दे हैव अचीव देम, और प्रूव करे कि उन्होंने उन टारगेट्स को क्या कर लिया है, अचीव भी कर लिया है। द अदर रिक्वायरमेंट इज दैट टारगेट्स फॉर एवरी सब्सिक्वेंट टाइम फ्रेम शुड बी मोर एम्बिशियस। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो टारगेट है अगले टाइम फ्रेम के, यानी कि एक टारगेट अचीव करा तो उसके बाद का जो सब्सिक्वेंट टाइम फ्रेम का मतलब उसके बाद का जो टारगेट होगा शुड बी मोर एम्बिशियस, वो और ज़्यादा डिमांडिंग होना चाहिए। इसको ऐसे समझो कि अगर पहला टारगेट था कि हमने 5% अचीव करना है, तो अगला टारगेट 7%, 10% ऐसा होना चाहिए देन द प्रीवियस वन। तो अगला टारगेट और एम्बिशियस होना चाहिए और डिमांडिंग होना चाहिए पिछले वाले से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट हैज़ बिगन ओनली दिस ईयर। जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब अमल में लाना, लागू करना, पेरिस एग्रीमेंट तो अमल में आना इसी वर्ष से शुरू हुआ है, और इसी वर्ष अमेरिका ने नेट जीरो की भी बात करनी शुरू कर दी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव सबमिटेड टारगेट्स फॉर 2025 और 2030। ज़्यादातर देशों ने अपने टारगेट्स जो थे पूरे कर लिए हैं, सबमिट कर दिए हैं वर्ष 2025 के लिए, 2030 के लिए पीरियड के लिए। इंडिया हैज़ बीन आर्ग्यूइंग दैट इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अप अ पैरेलल डिस्कशन ऑन नेट जीरो टारगेट्स, भारत ये विरोध करता रहा है कि बजाय इसके कि आप एक पैरेलल डिस्कशन शुरू करो, एक पैरेलल चर्चा शुरू करो, पैरेलल मतलब पिछले के साथ साथ एक चर्चा शुरू करो नेट जीरो टारगेट पे आउटसाइड ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क, पेरिस एग्रीमेंट के बाहर। भाई अभी तक तो जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस एग्रीमेंट पे ही बात हो रही है ना। तो भारत कह रहा है पेरिस एग्रीमेंट के जो अभी समझौतों पे बात हो रही है, उसके टारगेट्स अचीव करे जा रहे हैं, आप उसके साथ साथ एक और पैरेलल डिस्कशन शुरू कर रहे हो नेट जीरो के बजाय उसके। कंट्रीज मस्ट फोकस, देशों को फोकस करना जरूरी है किस पे, ऑन डिलीवरिंग ऑन व्हाट दे हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, कि वो जो है वो वादे निभाए जो उन्होंने पहले कर रखे हैं, पेरिस एग्रीमेंट में कर रखे हैं। तो देशों के लिए जरूरी है कि वो वादे निभाए। न्यू दिल्ली इज होपिंग टू लीड बाय एग्जांपल। नई दिल्ली जो है वो कह रहा है कि भाई हम उदाहरण देके लीड करेंगे। इट इज वेल ऑन इट्स वे ऑफ अचीविंग इट्स 3 टारगेट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। और जो है नई दिल्ली का मतलब हमारी भारत सरकार जो है बहुत स्पीड से चल रही है, बहुत करीब है 3 टारगेट अचीव करने के पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, एंड लुक्स लाइकली टू ओवर अचीव दम। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये वो टारगेट ओवर अचीव, जरूरत से ज़्यादा ही अचीव ना कर ले। सेवरल स्टडीज हैव शोन, बहुत सारे शोधों ने ये जो है दिखाया है दैट इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री, कि भारत एकमात्र G20 देश है whose climate actions are compliant to द पेरिस एग्रीमेंट, जिसके जो क्लाइमेट जलवायु से संबंधित जो एक्शंस हैं कंप्लायंट होगा मतलब के अनुसार, वो किसके अनुसार है, पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार है। पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल्स है उसके अनुसार है, ऑफ कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और किसके अनुसार है, जो पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई है कि 2 डिग्री से ज़्यादा जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए पूरे विश्व का, जब हम उसको कंपेयर करें इंडस्ट्रियल एरा के युग से पहले से। तो सिर्फ जो है भारत ही एक ऐसा देश है G20 देशों में जो पेरिस एग्रीमेंट के इस गोल के अनुसार चल रहा है। कीप फ्रॉम का यहाँ पर होता है प्रिवेंट करना। Even the actions of the European Union, which is seen as the most progressive on climate change, and the US are assessed as insufficient। और तो और यूरोपियन यूनियन के एक्शन जिस विच इज सीन, जिसको देखा जाता है, कैसे देखा जाता है कि जो सबसे एडवांस्ड है, सबसे प्रोग्रेसिव है जलवायु परिवर्तन को लेके, और यूएस को जो है देखा जाता है कैसे, देखा उसके उसके एक्शन को भी कैसे असेस करा जाता है, कैसे आकलन करा जाता है उसके एक्शंस का, कि यूरोपियन यूनियन के जो एक्शंस हैं वो भी अपर्याप्त हैं। यानी एक तरफ भारत जैसे देश ने जो है पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स पूरे कर रहा है,
और यूरोपियन यूनियन जो कि इतना एडवांस्ड है, प्रोग्रेसिव है, लिबरल है, उसके एक्शंस कैसे देखे जा रहे हैं? अपर्याप्त देखे जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग मोर रिलेटिवली स्पीकिंग। दूसरे शब्दों में भारत तो पहले ही ज़्यादा कर रहा है रिलेटिवली स्पीकिंग ऑन क्लाइमेट देन मेनी अदर कंट्रीज। अगर हम कंपेयर करके, रिलेटिवली स्पीकिंग मतलब अगर हम कंपेयर करके देखें तो दूसरे देशों से तो भारत पहले ही ज़्यादा कर रहा है, और अब अमेरिका चाहता है कि हम नेट जीरो का भी हिस्सा बने। न्यू दिल्ली ऑल्सो रिपीटेडली पॉइंट्स टू द फैक्ट, नई दिल्ली बार बार, रिपीटेडली मतलब बार बार जो है इशारा करता है, जतलाता है इस फैक्ट को, दैट द डेवलप्ड नेशंस हैव नेवर डिलीवर्ड ऑन देयर पास्ट प्रोमिसेस, कि विकसित देशों ने कभी भी अपने पुराने वादे नहीं निभाए हैं, पुराने कमिटमेंट नहीं निभाए हैं। डिलीवर ऑन योर प्रॉमिस फ्रेज याद रखो, बार बार आ रहा है। नो मेजर कंट्री अचीव्ड द एमिशन कट टारगेट्स असाइन टू देम अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, किसी भी बड़े देश ने हासिल नहीं करे जो एमिशन कट के टारगेट्स थे, जो उनको टारगेट दिए गए थे कि आपने अपना प्रदूषण इतना कम करना है, एमिशन जो आप फैलाव कर रहे हो गैसेस का उसको कम करना है, असाइन टू देम जो जिम्मे किए गए थे उनके क्योटो प्रोटोकॉल में। वैसा समझ लो कि पेरिस एग्रीमेंट से पहले जलवायु परिवर्तन को लेकर जो समझौते होते थे, बातचीत होती थी, वो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत होती थी। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, और अब बात हो रही है नेट जीरो, ये क्रम याद रखना। तो किसी भी बड़े देश ने जो अपने एमिशन कट नहीं करे, किसके तहत? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, जो क्लाइमेट रेजीम था प्रीसीडिंग द पेरिस एग्रीमेंट। प्रीसीडिंग का मतलब बिफोर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट से पहले क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भी जो टारगेट थे किसी बड़े देश ने हासिल ही नहीं करे, कभी उसको फॉलो ही नहीं करा। सम ओपनली वॉकड आउट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, कई देश तो सीधा वॉकआउट करके चले गए, क्योटो प्रोटोकॉल छोड़ के चले गए विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज, और उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस भी नहीं हुआ। नन ऑफ द कंट्रीज हैज डिलीवर्ड ऑन द प्रोमिसेस, किसी भी देश ने वादे पूरे नहीं करे हैं। दे मेड फॉर 2020, जो उन्होंने सन 2020 के लिए जो वादे करे थे, किसी भी देश ने वो वादे नहीं निभाए हैं। इवन वर्स, इससे भी बदतर क्या है, इज देयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑन देयर कमिटमेंट, कि अगर उनका हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनका इतिहास देखें, जो उनके कमिटमेंट रहे हैं किस चीज़ के, टू प्रोवाइड मनी, पैसा उपलब्ध कराने के, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के, किसको? टू डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज, टू हेल्प देम डील विद द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मतलब क्या है कि एक तरफ तो ये है कि किसी भी देश ने अपने टारगेट पूरे नहीं करे 2020 के, पहली बात तो और अगर हम उनका इतिहास देखें कि जो उन्होंने कमिटमेंट करा था कि हम विकासशील देशों को, गरीब देशों को पैसे देंगे, तकनीक देंगे कि वो निपटें जलवायु परिवर्तन से, उसमें भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, उन्होंने वो पैसे भी नहीं दिए और टेक्नोलॉजी भी नहीं दी। इंडिया हैज बीन आर्ग्यूइंग दैट द 2050 कार्बन न्यूट्रलिटी प्रॉमिस माइट मीट अ सिमिलर फेट, भारत ये बहस करता रहा है, विरोध करता रहा है दैट द 2015 कार्बन न्यूट्रलिटी प्रॉमिस की, ये जो 2050 का नेट जीरो प्रॉमिस है ना, ये जो नई चीज़ चल रही है, माइट मीट अ सिमिलर फेट, यानी इसका भी वही हश्र होगा जो क्योटो प्रोटोकॉल का हुआ, पेरिस एग्रीमेंट का हुआ, इसका भी वही हश्र होगा। ऑल्दो सम कंट्रीज आर नाउ बाइंडिंग देमसेल्व्स इन लॉ, हालांकि कुछ देश अब जो है अपने आप को कानूनी तौर पे बाध्य कर रहे हैं, यानी अब ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, अब कानून बन रहा है, और कानून के तहत देशों को क्या करना पड़ेगा? अपना जो पोल्यूशन का फैलाव है, एमिशंस हैं, उनको कम करना पड़ेगा। इट हैज़ बीन इंसिस्टिंग दैट द डेवलप्ड कंट्री शुड, इट यहाँ पर इंडिया है, भारत जो है इंसिस्ट करता रहा है, जोर देता रहा है इस बात पे दैट द डेवलप्ड कंट्री शुड, विकास जो विकसित देश हैं उनको क्या करना चाहिए? शुड इंस्टेड टेक मोर एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन नाउ, कि उनको तो और ज़्यादा अब क्लाइमेट एक्शन लेना चाहिए इस समय पे, टू कंपेंसेट फॉर द अनफुलफिल्ड अर्लियर प्रोमिसेस, किस चीज़ के लिए? भरपाई करने के लिए, टू कंपेंसेट, भरपाई करने के लिए जो पुराने उनके अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, ऐसे वादे जो पहले निभे नहीं हैं, उनकी भरपाई करने के लिए तो विकसित देशों को और ज़्यादा क्लाइमेट एक्शन लेना चाहिए। ये भारत का कंटेंशन है। तो आई होप आपको समझ आ गया क्या बात हुई इसमें। बात ये हुई कि पेरिस एग्रीमेंट के जो बातें थी वो तो पूरी हुई नहीं, और अमेरिका अब नेट जीरो लेके आ गया है। ठीक है, तो कंपेयर कीजिएगा क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और अब का नेट जीरो। अच्छा, एक चीज़ इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात करी थी होल्ड आउट की, होल्ड आउट के दो तीन मीनिंग बता देता हूँ। एक तो होल्ड आउट का हमने यहाँ पर मीनिंग देख लिया था, किसी चीज़ को मानने से मना कर देना, उसको होल्ड आउट करते हैं। जहाँ पर बोलते हैं ना कि इंडिया इज द ओनली कंट्री होल्डिंग आउट, तो भारत एक ऐसा देश है जो मना कर रहा है, मान नहीं रहा है। होल्ड आउट के तीन और मतलब हम डिस्कस करेंगे। होल्ड आउट का एक जो है दूसरा मतलब हो गया रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन, जानकारी देने से मना करना। सेंटेंस है ही इज होल्डिंग आउट द डिटेल्स ऑन मी,
ही इज होल्डिंग आउट द डिटेल ऑन मी का मतलब है वो मुझे जानकारी डिटेल्स देने से मना कर रहा है। होल्ड आउट का तीसरा मतलब टू रेजिस्ट समवन और समथिंग, किसी चीज को रेजिस्ट करना, अवॉइड करना। वी कांट होल्ड आउट अगेंस्ट द आर्मी एनी मोर, देखो प्रपोजिशन बदल गया, ऑन का बन गया अगेंस्ट। वी कांट होल्ड आउट अगेंस्ट द आर्मी एनी मोर का एनी लॉन्गर का मतलब अब हम आर्मी को जो है इस आर्मी का और जो है रेजिस्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, अब हमको उसका सामना करना ही पड़ेगा। लास्ट मतलब है टू होप दैट समथिंग विल हैपन, आशा करना, उम्मीद करना कि कुछ हो जाएगा। ही स्टिल होल्ड्स आउट होप दैट ही कैन क्लियर द एग्जाम, ही स्टिल होल्ड्स आउट होप का मतलब है उसे अभी भी उम्मीद है कि वो परीक्षा को पास कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आर्टिकल भी हो गया, खूब सारे वर्ड भी मिल गए, प्रपोजिशनल पेयर भी मिल गए। तरीका आपको पता है, अपने नोट्स में ऐड कीजिए वर्ड्स को, एक दो बार इसको पढ़िए अच्छे से, न्यूज़पेपर की साइड पे जाके इसको पढ़िए तो अच्छे से आपकी रीडिंग जो है इसी तरीके के अच्छे आर्टिकल के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा।